सभी को बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। विज्ञान के प्रैक्टिस सेट पेपर में हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये समझ लीजिए हम जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेस है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो हमारे स्क्रीन पे आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। ऑप्शन है फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट, अमरवेल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर अमरवेल की, हम बात कर रहे हैं अमरवेल। अमरवेल जो दोस्तों होती है वो एक परजीवी है। क्या है? एक परजीवी है। ये क्या काम करती है? इसको आपने देखा होगा चाउमीन की तरह इसमें लच्छे से होते हैं, और अगर ये आप किसी पेड़ पे डाल दो, किसी पेड़ को ये पकड़ती है और क्या करती है, सारा का सारा उस पेड़ का जो खनिज है, पोषक तत्व है, उसका भोजन है, ये उससे लेती है, चुरा लेती है। ठीक है, और फिर पूरे पेड़ पे कब्जा कर लेती है। ठीक है, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती। तो अमरवेल एक परजीवी है दोस्तों। दूसरी बात कह रहा है यहाँ पे मनी प्लांट। तो मनी प्लांट के बारे में हम आपको बताएं, दोस्तों बात कर रहे हैं मनी प्लांट। तो मेरे भाइयों मनी प्लांट जो है एक इंडोर व आउटडोर प्लांट है। मनी प्लांट एक इंडोर या आउटडोर प्लांट है। मतलब कि अगर आप इंडोर का मतलब होता है कमरे में, इंडोर मतलब होता है कमरे में। ठीक है, और दोस्तों आउटडोर का मतलब होता है बाहर। ठीक है, कमरे से बाहर, यानी जहां सूर्य की रोशनी ना पहुंचे कमरे में, और बाहर तो सूर्य की रोशनी आती है। तो मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे आप अगर अपने कमरे में भी लगाओगे तो भी ये बढ़ता है। ठीक है, यानी कि ये इंडोर और आउटडोर दो तरह का पौधा है। तीसरी बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है फर्न। फर्न ये नानफनी की तरह होता है और ये हमारे रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि वायु प्रदूषक का सूचक कौन है। ठीक है, तो इनमें से तो कोई नहीं निकला। ठीक, तो तीन में आपको पता होगा लाइकेन ही है। अगर लाइकेन है तो लाइकेन है क्या, लाइकेन के बारे में बात करें तो बात कर रहे हैं दोस्तों लाइकेन, जिसको हम शैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैक भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शैक भी बोलते हैं। ठीक, लाइकेन। ठीक, ये क्या है? लाइकेन क्या है? सहजीविता का एक उदाहरण है। सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। सहजीविता उदाहरण है सबसे अच्छा किसका? सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है क्या? लाइकेन। ठीक है, और सहजीविता क्या होती है? दो जीवों का एक साथ रहना। सहजीविता होती है दोस्तों, सहजीविता होती है यहाँ पे दो जीवों का एक साथ रहना, ये कहलाती है सहजीविता कहलाती है। ठीक है, अब सहजीविता ये लाइकेन के बनता कैसे है? जो हमारा लाइकेन है दोस्तों, ये हमारा बना है कवक प्लस शैवाल से। लाइकेन हमारा बना है कवक और शैवाल से। तो ठीक है दोस्तों, लाइकेन हमारा किससे बना है? कवक और शैवाल से। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो शैवाल होता है वो क्या करता है? वो भोजन बनाता है। शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है दोस्तों।
और जो हमारा कवक है ये शैवाल को आश्रय देता है। कवक क्या करता है? शैवाल को क्या करता है? आश्रय देता है। तो यहां पे आपको बात ये समझ में आई। दूसरी जो लाइकेन और सैक है, ये जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है वहां पर लाइकेन नहीं उगता, नहीं पाया जाता है। जहां पर सल्फर डाई की आवश्यकता होती है दोस्तों, वहां पर क्या? लाइकेन नहीं पाया जाता है। और यह प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है दोस्तों। सूचक बोलते हैं हम इंडिकेटर को, जो इंडिकेट करता है उसको हम बोलते हैं सूचक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि लाइकेन ही है। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के लिए करता है, प्रोटीन के लिए करता है, वसा के लिए करता है, या फिर ये हमारा रेशे के लिए करता है? तो दोस्तों पूछ रहा है कि लार, तो हम आपको बताएं यहां पे सबसे पहली बात, लार में लार क्या चीज है। बात करते हैं हम लार की कि लार है क्या। तो दोस्तों यहां पे देखिएगा लार के बारे में। लार दो एंजाइम से मिलकर बनता है। लार दो एंजाइम से मिलकर बनता है। ठीक है, लार हमारा क्या होता है? दो एंजाइम से मिलकर बनता है। और वो दो एंजाइम कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है टाइलिन, पहले का नाम होता है टाइलिन, और दूसरा हमारा दोस्तों है लाइसोजाइम। लार का निर्माण टाइलिन और लाइसोजाइम के होता है। ठीक है, अब इसमें टाइलिन क्या करती है? टाइलिन का जो काम है दोस्तों, टाइलिन क्या करती है? भोजन में उपस्थित, जो हमारे भोजन में उपस्थित क्या होता है? स्टार्च, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंड भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च या मंड को ये क्या करती है? मल्टोज शर्करा में बदलती है। किसमें चेंज करती है? माल्टोज शर्करा में बदलती है। ठीक है दोस्तों, जब ये स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलती है तो माल्टोज नामक एंजाइम, जब ये स्टार्च माल्टोज शर्करा में अपघटित होती है तो यहां से माल्टोज एंजाइम शर्करा को क्या करते हैं? शर्करा को ग्लूकोज में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं दोस्तों? ग्लूकोज में बदल देते हैं। ठीक है, यहां पर ये बात समझ में आई आपकी। अब लाइसोसोम का क्या काम है? तो लाइसोसोम दोस्तों क्या करता है? लाइसोसोम यह जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो दोस्तों यहां पे बात करें लार, लार किस भोजन में क्या करती है? लार किसके पाचन में सहयोग करती है? तो यहां पे आपका ऑप्शन हो गया दोस्तों स्टार्च। ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से लार के बारे में आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम यहीं पे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है, तो कह रहा है आपसे कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों हम बात कह रहा है कि कार्बन डेटिंग विधि है, जैव तकनीकी विधि है, या जैव घड़ी विधि है, या जैव यूरेनियम विधि है। तो दोस्तों पहले बात करें हम यहाँ पे कार्बन की, कार्बन डेटिंग विधि। तो दोस्तों इस विधि के प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं, ये विधि कहाँ प्रयोग में लाई जाती है। तो बात करें ये विधि प्रयोग में लाई जाती है पेड़ पौधों की आयु के लिए, पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करते हैं इससे, ठीक है। और दूसरी विधि अगर बात करें यहाँ पे आ रही है कि जैव तकनीकी विधि। ठीक है दोस्तों, तो जैव तकनीकी विधि ये किसके काम में आती है। तो जैव तकनीकी विधि जो है वनस्पति एवं जैविक पदार्थ, वनस्पति एवं जो भी हमारे जैविक तत्व होते हैं, जैविक तत्वों के बारे में पता लगाने के काम आती है, उनका उन्नतीकरण के काम में आती है। दूसरी विधि, लास्ट विधि जो हमारी आ रही है, अगली कह रहा है यूरेनियम विधि। तो बात करें अगर आपको यूरेनियम विधि की दोस्तों, तो इससे हम पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी की आयु का पता। तो इस तरह से हम पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यूरेनियम विधि यानी डी पार्ट बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से फिनाल का उपयोग कहाँ किया जाएगा। फिनाल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो अब हम आपको फिनाल के बारे में बताते हैं कि फिनॉल है क्या, ठीक है। तो पहली बात करेंगे फिनॉल के बारे में। यहां पे अगर हम फिनॉल की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप जान सकते हो फिनॉल यह एक एरोमेटिक कार्बन है। क्या है, एक एरोमेटिक कार्बन है। ये दोस्तों क्या है, ये एक एरोमेटिक कार्बन है फिनॉल, ठीक। और इसमें क्या होता है, एरोमेटिक कार्बन यौगिक है, ठीक, एरोमेटिक कार्बन यौगिक है, ठीक है। दूसरी बात होती है कि इसका अणुसूत्र क्या है। इसका अणुसूत्र दोस्तों होता है, इसके अणुसूत्र की हम बात कर रहे हैं तो इसका अणुसूत्र होता है C6H5OH। C6H5OH इसका अणुसूत्र होता है। और अगर दोस्तों इसके बारे में और जानकारी अगर दें तो यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। और अगर इसके बारे में और जानकारी है तो और जानकारी है फिनॉल और इसके व्युत्पन्न क्या होते हैं, फिनॉल और इसके व्युत्पन्न यौगिक। तो इसमें क्या आता है दोस्तों, फिनॉल के व्युत्पन्न यौगिक, फिनाल के जो व्युत्पन्न यौगिक है अगर हम उनके बारे में आपको बताएं तो ये पॉलीकार्बोनाइट, बेकेलाइट, पॉलीकार्बोनाइट, दूसरा है दोस्तों दूसरा है बेकेलाइट, पॉलीकार्बोनेट, बेकेलाइट, इप्रॉक्सी,
इप्रॉक्सी है, इसके बाद नाइलेन आता है, नायलॉन हो गया आपका, और पांचवा आपका शाकनासी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल का उपयोग कहां होता है, तो इसके उपयोग की बात करें तो ये प्लास्टिकी टाइप का होता है, प्लास्टिक टाइप का होता है, जिससे हम क्या क्या निर्माण कर सकते हैं दोस्तों, इससे हम मग, बाल्टी, प्लास्टिक वाली मग, बाल्टी, स्विच व सॉकेट, स्विच व सॉकेट का हम इससे बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है दोस्तों, और आपने बहुत बार इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से आपको बताएंगे, और आप तैयार रखिए। इस तरह का क्वेश्चन, लगभग यही क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है आकाश क्यों नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हवा के प्रकीर्णन के कारण, धूल के कणों के कारण, और पानी के प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों यहाँ पे प्रकीर्णन प्रकीर्णन कई बार आ रहा है, तो हम बात करें प्रकीर्णन होता क्या है। तो दोस्तों प्रकीर्णन क्या है ये समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों प्रकीर्णन जिसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्कैटरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना, इसका मुख्य क्या अर्थ होता है, प्रकीर्णन मींस क्या होता है, फैलना। ठीक, तो जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में फैलता है, वायुमंडल में उपस्थित क्या है, उपस्थित धूल कण के द्वारा फैलता है। तो क्या होता है, जब ये फैलता है तो धूल कणों के द्वारा ये कई रंगों में विभक्त हो जाता है, कई रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसके कारण ही पृथ्वी क्या है, तो इससे हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आकाश हमको कैसा दिखाई देता है, हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं प्रकीर्णन, आप समझ गए। तो दोस्तों अगर बात की जाए यहां पे, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सर्वाधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है दोस्तों, और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, जब बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और यहाँ पे लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तो बैंगनी रंग क्या होती है, बैंगनी रंग इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य हमारी दोस्तों है वो कम होगी, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, अधिक होगी। इसीलिए दोस्तों जब सूरज डूबता है या उगता है तो हमें लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये आपको
हमने विज्ञान के सारे क्वेश्चंस बताए हैं, विकिरण क्या होता है ये भी आपको समझ में आया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप हमें जरूर बताइए, कमेंट लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।